नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है बहू के मायके जाते ही जब बीमार माँ को बेटियों ने अपना रंग दिखाना शुरू किया तो क्या हुआ। भाभी, मम्मी ने गंदा कर दिया है, आकर साफ कर दो। छोटी ननद की आवाज़ आई तो वह हड़बड़ाई सी आटा गूंथना रोक कर हाथ धोकर सास के कमरे में भागी। देखा तो तीनों नंदे आराम से पास पड़े सोफे पर फैली हुई थी। इतनी आवाज़ें लगाई तब आई हो? छोटी ननद भुनकते हुए बोली। दीदी, मैं आटा गूंथ रही थी। हाँ, काम तो बस आप ही करती हो, मुंह बनाते हुए वह बाहर चल दी। पीछे पीछे दोनों नंदे भी खिसक ली कि कहीं अनु माँ के कपड़े बदलवाने में उनसे मदद न मांग ले। अनु ने फुर्ती से सफाई कर सास के कपड़े बदले। 2 साल से अनथक वह यही करती आ रही थी। 2 वर्ष पूर्व उसकी सास फिसल कर गिरी तो चोट लगने की वजह से शरीर लकवाग्रस्त हो गया। अनु की तीमारदारी से सुधार तो हुआ पर निचला हिस्सा संवेदन शून्य ही बना रहा। लिहाजा उनके दैनिक कर्म अनु ही कराती और सफाई करती। खान पान में थोड़ी भी बदपरहेजी से सास को लूज मोशन होने लगते या फिर बार बार पेशाब आता तब अनु की जान पर ही बन आती। सास की तीमारदारी में लगे लगे वह खुद को भूल चुकी थी। सास की सफाई के बाद उनके कपड़े धो कर डाले, फिर दोबारा नहाकर किचन में पहुंची तो देखा बड़ी ननद बड़बड़ा रही है। अनु, 10 बजने आए और तुमसे अभी तक नाश्ता नहीं बन सका? हद होती है कामचोरी की। मैं अभी बनाती हूँ दीदी, सब्जी तो छौंक दी थी, आटा गूंथ रही थी कि मम्मी जी की सफाई के लिए जाना पड़ा। अभी पराठे सेकती हूँ। तुम तो रहने ही दो, माँ का बहाना बनाकर तुम अपनी भड़ास इस तरह निकालती हो। नंदों का आना भाजू नहीं रहा तुम्हें। ठीक है भाई, अब खुद ही बना खा लेंगे, तुमसे तो हो नहीं रहा। अपमान से जल उठी अनु, आंखें छलछला आई, चुपचाप पराठे सेकने में जुट गई। 10 दिनों से दोनों बड़ी नंदे बच्चों समेत मम्मी को देखने आई हैं। सास, ससुर, पति और एक छोटी ननद के अलावा अब दोनों नंदे और उन दोनों के 2-2 बच्चे भी थे जिनका ख्याल अनु को ही अकेले रखना था। छोटी ननद अभी पढ़ रही थी, लिहाजा काम में कोई हाथ नहीं बटाती। अनु जब से ब्याह कर आई है दूसरे ही दिन से घर के कामों में ऐसी जुटी कि फिर कभी फुर्सत ही नहीं मिल पाई। जी जान से सबकी सेवा करती, लेकिन सास रमा देवी के मुख से कभी उसके लिए तारीफ के 2 शब्द न निकलते। वे हमेशा यही कहती, कुछ भी कर लो, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। बहू और बेटी के बीच का फ़र्क का अक्सर उसे एहसास होता। जब भी किसी चीज़ का बंटवारा होता तो हर अच्छी चीज़ बेटियों को मिलती और सबसे कमतर अनु को। सास ने बीमारी के चलते कुछ सोचकर एक दिन जेवरों का बंटवारा करने का निर्देश बड़ी ननद को दिया। उनके आदेश और इच्छा अनुसार सभी गहने तीनों बेटियों में बराबर बांटे गए और अनु के हिस्से आई एक पतली सी चैन, वो भी सास पहने हुए थी। वो उसे अभी नहीं मिलनी थी। अनु कट कर रह गई। यूं उसे जेवरों या पैसों का लालच नहीं था, लेकिन बंटवारे में बेटियों के हिस्से सब कुछ और बहू के हिस्से सिर्फ कर्तव्य, यह देखकर वह आहत हो जाती। पर फिर भी वह चुपचाप अपनी जिम्मेदारियां निभाए चली जा रही थी। एक तो माँ पिता के दिए संस्कार उसे कुछ बोलने से रोक देते, साथ ही पति आशुतोष का स्नेह भरा व्यवहार भी उसे कर्तव्य से विमुख न होने देता। आशुतोष सब समझते थे, पर माँ के आगे बोलने की बदतमीजी वह नहीं कर सकते थे। न ही इसकी इजाज़त उन्होंने अनु को दी थी। बस इसलिए वह चुप होकर सब सह लेती, इस सोच के साथ कि चलो पति तो समझता है ना, कभी तो दिन बदलेंगे, सास भी उसको समझेगी। जब से सास बिस्तर से लगी वह मायके भी नहीं जा पाई। सगे और इकलौते भाई की शादी हो गई। मायके वाले उससे मनुहार करके थक गए। भाई बेचारा जो उसे लिवा लाने आया था उसे अनु ने अकेले ही वापस भेज दिया था। कैसे जा सकती थी वह? कौन करता सास की सेवा? नंदे वैसे तो साल में 4-5 बार आ धमकती माँ को देखने के बहाने, पर काम के समय ना आ पाने के उनके अपने बहुत बहाने थे। ऐसे में आशुतोष अकेले ही ससुराल में शादी अटेंड कर आए थे, इस वादे के साथ कि कुछ समय बाद वे अनु को मायके जरूर भेजेंगे। लेकिन इन 2 वर्षों में वह समय एक बार भी नहीं आया था। अनु मन महसूस कर रह जाती। मायके वाले भाई भाभी के उसके न आने की शिकायत करने पर वह टाल देती। इन शिकायतों से बचने के लिए अब वह मायके भी बात बहुत कम करती। ऐसे ही दिन पर दिन बीतते जा रहे थे। इधर कुछ दिनों से उसके पापा की तबीयत खराब चल रही थी, तो वह सोच रही थी कि 2-4 दिनों के लिए उन्हें देख आए। सास की तबीयत भी फिलहाल संभली हुई थी
और दोनों नंदे भी आई हुई थी कि अचानक आए भाई के फ़ोन ने उसे भीतर तक हिला दिया। फ़ोन पर रोते हुए भाई ने सूचना दी कि पिता का सुबह ही हृदयाघात से देहांत हो गया। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। आशुतोष को फ़ोन कर गिड़गिड़ाते हुए सा कहने लगी, प्लीज़ अब तो जाने दीजिए, कुछ दिन मम्मी जी को दीदी लोग देख लेंगी। अब भी न गई तो परिवार समाज कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगी। आशुतोष ने उसे चुप कराते हुए आश्वासन दिया, मैं अभी तत्काल में टिकट बुक करा रहा हूँ, हम दोनों चलेंगे। मैं अगले दिन वापस आ जाऊँगा, पर तुम रुक जाना। उस घर के प्रति भी कुछ कर्तव्य है, मैं समझता हूँ इस बात को। तुम जाने की तैयारी करो। नंदो और सास ने उसके पिता के गुजरने की खबर सुनी तो उन सब के मुंह बन गए, लेकिन इस बार वे कुछ कह नहीं सकती थी। परिस्थिति ही ऐसी थी। उसे मायके छोड़ आशुतोष अगले ही दिन वापस आ गए थे। माँ के सभी काम जो अनु अकेले करती थी, तीनों बहनों और आशुतोष ने बांट लिए थे। फिर भी क्योंकि आदत नहीं थी काम करने की, तो हमेशा कमियां रह ही जाती। सबसे बड़ी दिक्कत थी माँ को बिस्तर पर नित्य कर्म करवा कर सफाई करना। सुबह आशुतोष की मदद से जैसे तैसे काम हो जाता, पर बाकी पूरे दिन बीमार बुढ़िया मलमूत्र रोके किस तरह पड़ी रहती। बेटियों ने खाने पीने पर भी पाबंदी लगा दी थी। आप मीठा मत खाओ माँ, फिर दस्त लग जाते हैं आपको, कौन बार बार साफ करेगा। यह मत खाओ, वो मत खाओ, सुन सुनकर बुढ़िया मन मार कर ही रह जाती। बहुत कष्ट से दिन कट रहे थे। अनु के जाने के चौथे दिन ही अनु की बड़ी ननद तो बच्चों की पढ़ाई का बहाना बनाकर निकल ली। छोटी ननद ने मजली को अल्टीमेटम दे दिया, आप नहीं जाओगी बहाना बनाकर बड़ी दीदी की तरह, मैं कैसे संभालूंगी माँ को। भाभी मत समझना मुझे, मैं नहीं कर सकती इतना काम। सास सब सुन रही थी, समझ रही थी। एक पैर पर दौड़ते रहने वाली अकेली अनु के काम का बोझ इतने लोग मिलकर भी कुछ दिन नहीं उठा पा रहे थे। वह लड़की अनु तो सालों से करती आ रही है। हद तो उस दिन हो गई जब आशुतोष के जाने के बाद बहुत रोकने पर भी बुढ़िया का मल कपड़ों में ही छूट गया। वह गुहार लगाती रही बेटियों से साफ करने की। मजली ननद ने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर काम छोटी पर खिसका दिया। छोटी तुनक पड़ी, माँ मुझे उल्टी आती है, मैं नहीं कर सकती, भैया के आने तक वेट करो। आखिर आशुतोष ने आकर माँ की साफ सफाई करी। सास अब अनु को बेसब्री से याद किए जा रही थी। जो काम उनकी अपनी जन्मी बेटियां न कर पाई, वह काम वह पराई जाई 2 सालों से भरपूर लगन के साथ करती आ रही है। अनु का रोज की तरह फोन आया तो आशुतोष ने उस दिन घटी सारी घटना उसे बता दी। आप मेरा टिकट बुक करा दो, मैं कल ही आ रही हूँ वापस। पर अनु, तुम्हारे पापा को गए अभी 10 दिन भी नहीं हुए, अभी आओगी तो सब क्या कहेंगे। वैसे भी उनके जीते जी तो मैं भेज न सका तुम्हें, अब कम से कम 13वीं तक तो रुको। आशु पापा तो चले गए, अब मैं यहाँ रुकूं न रुकूं, उससे उन्हें क्या मिलने वाला है। लेकिन मम्मी जी तो अभी सामने हैं, उन्हें इस हाल में कैसे छोड़ दूं। और मेरे घर वाले मेरी परिस्थिति समझते हैं, वे कोई शिकायत उलाहना नहीं देंगे। बाकी दुनिया तो कुछ न कुछ कहती ही रहेगी। मैं कल वापस आ रही हूँ। उसने दृढ़ स्वर में अपना निर्णय सुनाया। उसके ससुराल पहुंचते ही सास के चेहरे पर राहत और खुशी के भाव आ गए। नंदो ने भी चैन की सांस ली। सब पहले जैसा ही चलने लगा। फर्क बस यह था कि सास ने अब अपना तकिया कलाम रखना छोड़ दिया था कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। रक्षाबंधन पर अनु के भाई भाभी उसके घर आ गए। इतने सालों से आप नहीं आ पाई तो इस रक्षाबंधन हमने सोचा हम लोग ही आपके पास आ जाएं। भाभी मुस्कुराते हुए कह रही थी, अनु कुछ जरूरी बात भी करनी थी, इसलिए हमें आना ही था। भाई बोला। अनु की नंदे भी राखी पर मायके आई हुई थी। राखी बंधवाने के बाद सबके सामने ही भाई ने गिफ्ट की जगह एक लिफाफा अनु के हाथ में रख दिया। यह क्या है भैया? अनु ने लिफाफा खोलते हुए पूछा। लिफाफे में जायदाद के बंटवारे के पेपर्स थे, तेरे साइन चाहिए इस पर, भाई बोला। अनु हैरानी से कागज़ देख रही थी। आधा हिस्सा मुझे? नहीं भैया, मैं कैसे? पापा का सब कुछ आपका और भाभी का है। उसकी आंखें गीली थी। बेटियों का कोई हिस्सा नहीं होता क्या माँ बाप की जायदाद में? पापा मम्मी का जो कुछ जितना मेरा है उतना ही तेरा भी है। तेरी भाभी का भी यही मानना है। अब जल्दी से साइन कर इस पर। ना ना भैया, बेटियों का हिस्सा सिर्फ जायदाद में नहीं होता, कर्तव्यों में भी होता है। मैं कहाँ कुछ कर पाई मम्मी पापा के लिए। उनकी बीमारी में भी खड़ी न हो पाई, तुम्हारी शादी तक में न आ पाई, यहाँ तक कि पापा के जाने के बाद 13 दिन भी न रह पाई।
जब कर्तव्य में हिस्सा नहीं निभाया तो जायदाद में हिस्सा कैसे ले लूं? भाभी ने दिन रात एक कर पापा की सेवा की, घर संभाला। सब पता है मुझे भैया, मुझे जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए, बस अपने प्रेम में हिस्सेदार बनाओ आप दोनों, ताकि माँ पापा के बाद भी मेरा मायका बने रहे। भाई भाभी और अनु तीनों की अश्रुधाराएं अविरल बह रही थी, जो चार और हृदयों को कलुष धो रही थी। अनु की सास और तीनों नंदे इस घटनाक्रम की साक्षी थीं। उन्हें आज आभास हो रहा था कि असल खजाना भौतिक संसाधन नहीं, बल्कि वह आत्मीयता और प्रेम है जो अनु और उसके भाई भाभी के बीच है। अनु को कभी इस तरह गले लगाना तो दूर, उन लोगों ने उसके सेवा भाव और लगन की कभी सराहना तक नहीं की थी। भाई के सीने से लगी अनु के कानों में जैसे ही सास की पुकार पड़ी, वह सब भूल उनकी ओर लपकी। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ चाहिए? नहीं बेटा, बल्कि कुछ देना है। अपना एक हाथ बमुश्किल उठाकर उसके सर पर रखते हुए सास बोली, आशीर्वाद देना है तुझे, सबको तेरी जैसी बहू मिले, बहू हो तो ऐसी। अनु हैरत के साथ साथ खुशी से रो पड़ी। तीनों नंदे भी कह उठी, भाभी हो तो ऐसी। तीनों नंदे अपनी भाभी से माफ़ी मांगते हुए बोली, भाभी हमें माफ़ कर दो। भाभी तो बिल्कुल आप जैसी होनी चाहिए, लेकिन ननद हमारे जैसी नहीं होनी चाहिए। हमने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, भाभी हमें माफ़ कर दो। अनु ने अपने नंदों को गले लगाते हुए कहा, ननद का तो हक होता है भाभियों को परेशान करना। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे। अनु के परिवार वाले, उसकी सास, उसके ननद अब उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और सब लोग मिल बांट कर काम भी करते थे। अनु भी अपने परिवार में अब बहुत खुश रहती थी। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।